नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। स्वागत है आप सबका इस एक खूबसूरत सी दुनिया में। आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये टॉपिक रहता है वो 100% एग्जामिनेशन में इसको डालती है। तो आप मान के चलिए कि ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। So today I am here with the discussion on Zeeman effect। तो Zeeman इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आपने दो नेम सुने होंगे कि हम लोगों ने स्प्लिटिंग की बात की, हम लोगों ने फाइन स्ट्रक्चर की बात की, हम लोगों ने स्पेक्ट्रम की बात की, हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस की बात की। और जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस, जब किसी एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, हमें पता है उस एलिमेंट के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, ऑल दीज आर चार्ज पार्टिकल्स एंड चार्ज पार्टिकल्स विल डेफिनेटली इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। उसकी वजह से उनकी पोजीशंस के अंदर, उनके लेवल्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग हो जाती है। सो स्प्लिटिंग of spectral lines because of electric field is called Stark effect, जो कि आज हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे आज Zeeman effect। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड Zeeman effect। तो देखिए कहानी, चलिए शुरू करते हैं Zeeman effect की। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड Zeeman effect। जब आप किसी एलिमेंट को, किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड काम करने लग जाती है कि आजा आजा, तो मेरे पास आजा, तो क्या हो जाता है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप होनी शुरू हो जाती है। तो 1896 के अंदर Zeeman ऐसे लगता है कि जैसे जी टीवी के मैन होते हैं। तो Zeeman observed that when a light source producing spectrum is brought into a magnetic field, each emitted spectral line is split into a number of components, doublets or triplets or even more complex arrangements, and then this phenomena is termed as Zeeman effect। तो क्या था कि Zeeman ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी लाइट सोर्स को, जो जिसका कि स्पेक्ट्रम आता है, आप किसी ऐसे एलिमेंट को जिसमें से हमें लाइट मिलती है, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, किसी की डबलेट में ब्रेक हो गई, किसी की डबलेट मतलब 2 पार्ट्स, ट्रिपलेट मतलब 3 पार्ट्स, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस किसी की डबलेट, किसी की ट्रिपलेट, किसी की और ज़्यादा, मैं कहूँ कि मतलब किसी के अंदर तो कोई और मल्टीप्लेट था जो वो बन गया कि 4 लाइंस, 5 लाइंस, 6 लाइंस, इस तरीके से स्प्लिटिंग जो है उन्होंने ऑब्जर्व की और इस इफेक्ट को उन्होंने अपने ही नाम पर क्या नाम दे दिया, Zeeman effect। तो Zeeman effect इसको नेम मिल गया। So this phenomena is called Zeeman effect and the extent of splitting depends on the strength of magnetic field and on the nature of lines whether they are singlets or multiplets। की जो splitting होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि एक तो मैं कहूँ कि आप कहिए कि जो स्प्लिटिंग है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी की स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा जो लाइंस है वो डबलेट है, ट्रिपलेट है, किस टाइप की लाइंस है, नेचर ऑफ द लाइंस, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जब भी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आ जाता है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक ये है, तो हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे। आज पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद हम लोग नॉर्मल Zeeman इफेक्ट की क्लासिकल थ्योरी एज वेल एज क्वांटम थ्योरी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम अनोमलस Zeeman इफेक्ट की बात अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो 2 पार्ट्स में इसको करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए इतना सब, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनेशन में आपको ये टॉपिक आएगा, आपको पहले Zeeman इफेक्ट की डेफिनेशन लिख देनी है कि ये क्या होता है। उसके बाद आप बात करेंगे कि Zeeman इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप का था, इतना लंबा चौड़ा भी है और टाइप्स भी 2 लेके बैठा। अब क्या करें, लेके बैठा तो लेके बैठा, आपको करनी ही पड़ेंगी। सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है नॉर्मल Zeeman इफेक्ट और दूसरा होता है अनोमलस Zeeman इफेक्ट। तो 2 तरीके का Zeeman इफेक्ट जो है आप लोग स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये मैंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बना रखी है, जब हम इस पर पहुँचेंगे हम तब इसकी बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ Zeeman इफेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट नॉर्मल Zeeman इफेक्ट। आप लोग यहाँ क्या लिख देंगे, उसके बाद हेडिंग दे देंगे नॉर्मल Zeeman इफेक्ट। मैं बोलती जाऊँगी क्योंकि टॉपिक लंबा बहुत है, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसको, यू कैन इवन रिवाइंड द वीडियो इवन। तो देखिए नॉर्मल Zeeman इफेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हैं वो डिपेंड करती है कि वो ज़्यादा है, कम है, क्या है। If the magnetic field applied, if external applied magnetic field is very strong, then each spectral line splits up into 2 or 3 components। कि जब आप strong magnetic field किसी एलिमेंट के ऊपर लगा देते हैं तो उसकी हर स्पेक्ट्रल लाइन है वो जो किसी की 2 में और किसी की 3 में स्प्लिट अप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल Zeeman इफेक्ट। मैं फिर से बोल रही हूँ, यू जस्ट प्लीज नोट डाउन, इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू 2 or 3 कंपोनेंट्स, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल Zeeman इफेक्ट। और इसके अंदर 2 व्यूज होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू जैसे ये अपरेटस पड़ा हुआ है, जैसे ये अपरेटस है, एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू अलोंग द लेंथ और एक ट्रांसवर्स व्यू परपेंडिकुलर।
तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इन लॉन्गिट्यूडनल व्यू ईच स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स एंड इन ट्रांसवर्स व्यू ईच स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे और इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। एंड मैं कहूँ कि ये जो है जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है, इट मोस्टली अकर्स इन सिंगलेट स्टेट्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के अंदर ये सिंगलेट, दिस इज नॉट मैं कहूँ कि हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन ज़्यादातर ये सिंगलेट स्टेट्स के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि सिंगलेट स्टेट्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं, अप स्पिन डाउन स्पिन, और एक दूसरे की स्पिन को वो क्या कर देते हैं, कैंसिल, क्योंकि इसके अंदर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होती है। सो इट अकर्स मोस्टली इन द सिंगलेट स्टेट्स एंड एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, कॉपर, कैडमियम, जिंक एटसेट्रा शो नॉर्मल जीमन इफेक्ट। जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम हुआ, कॉपर है, जिंक है, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, इवन आप लोग कैल्शियम हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ और कैडमियम भी क्या करता है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट को ही शो करता है। तो आपको इतना लिख देना है कि एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम एटसेट्रा शो नॉर्मल जीमन इफेक्ट। उसके बाद आप बात करेंगे अनॉमलस जीमन इफेक्ट की। ये हो गया नॉर्मल जीमन इफेक्ट। आफ्टर दैट, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन तो देनी ही पड़ेगी, दोनों की डेफिनेशंस तो देनी ही पड़ेंगी। सो नेक्स्ट इज अनॉमलस जीमन इफेक्ट। अनॉमलस जो नॉर्मल से अलग हो, नॉर्मल तो मतलब जो आम ही है, हमेशा ऐसे होगा ही होगा, एंड अनॉमलस में क्या है, थोड़ा सा मैं कहूँ कि एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। वो एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होगा हम देखेंगे। व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट्स। मतलब जब अप्लाइड फील्ड वीक हो जाती है, ये होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक बोल गई मैं, सॉरी, और ये होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, देन ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट्स। इसमें मैं कहूँ कि 3 कंपोनेंट्स से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के। ग्रेटर देन जो है, जो नंबर होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ग्रेटर देन 3 कंपोनेंट्स, और इसमें 2 या 3 के अंदर ही रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड अनॉमलस जीमन इफेक्ट एंड दिस नॉर्मली अकर्स इन द ट्रिपलेट स्टेट्स। ये ज़्यादातर ट्रिपलेट स्टेट्स के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। एंड एलिमेंट्स लाइक सोडियम, क्रोमियम एटसेट्रा, सोडियम हुआ, क्रोमियम हुआ एटसेट्रा, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये अनॉमलस जीमन इफेक्ट शो करते हैं। अब आप कहेंगे कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और 2-3 कंपोनेंट्स ही, और जब वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो मोर देन 2, इवन 6-7 कंपोनेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों? लेट मी गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके घर में चोर घुस आए हैं, मैं कहूँ कि डाकू घुस आए हैं, लड़ाई करने के लिए घुस आए हैं। आपके घर में आपके हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आप हैं, और आप बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो अब जब क्या होगा, जब बड़े स्ट्रॉन्ग मुस्टंडे से आपके घर के अंदर घुस आए हैं चोर, तो नेचुरली क्या होगा कि आप लोगों की उनके सामने कोई औकात नहीं होगी, बच्चों की उनके सामने कोई औकात नहीं है। तो क्या होगा कि पेरेंट्स को ही लड़ना पड़ेगा। अब जब बड़े बड़े लड़ेंगे तब इतना ज़्यादा मैं कहूँ कि तामझाम नहीं होगा, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यही इसके साथ होता है कि जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आती है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के सामने जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी कोई औकात नहीं रहती, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की कंट्रीब्यूशन 0 हो जाती है। अकेला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट लड़ता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि हमने कहा ना सिंगलेट है, सिंगलेट के अंदर तो वैसे भी स्पिन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, या फिर वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इतना ज़्यादा वीक होगा कि इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द स्प्लिटिंग। तो अकेले ऑर्बिट नहीं स्प्लिटिंग करनी है तो 2 या 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिटिंग हो जाती है एंड दैट्स इट। अब मैं वही बात करूं कि आपके घर में जो चोर घुसे हैं या जो मुस्टंडे गुंडे घुसे हैं, वो गुंडे बहुत सुकड़ू से, पतले से, मरियल से हैं, ठीक है। तब आपके अंदर भी देखकर जोश आएगा, अरे यार इसके साथ तो हम भी लड़ सकते हैं। तो आप घर में झाड़ू पोछा, आपको जो भी वाइपर वगैरह जो कुछ भी मिलेगा, डंडा सोटी जो कुछ भी आपको मिलेगा, मतलब जो भी स्टिक छड़ी जो कुछ भी आपके हाथ में आएगा, बेलन वगैरह, आप सब उसके ऊपर दे मारना शुरू करेंगे। और आपके पेरेंट्स भी लड़ रहे होंगे, आप भी लड़ रहे होंगे, बच्चे भी बीच में हैं, पेरेंट्स बड़े भी बीच में, छोटे भी बीच में। तो नेचुरली नुकसान जो होगा, आसपास डैमेज जो आप क्रिएट करेंगे, जो मैं आपको कि बिखराव आप फैलाएंगे, वो ज्यादा होगा। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बड़ा चौड़ा, अरे मैं भी इसके साथ लड़ सकता हूँ। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, और उन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से दोनों की इंटरैक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इस वजह से स्प्लिटिंग जो है वो मोर देन 2 और 3 कंपोनेंट्स होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं कहूँ कि इंट्रोडक्शन थी नॉर्मल जीमन इफेक्ट की एंड अनॉमलस जीमन इफेक्ट की।
नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कि जीमैन ने क्या देखा। पहले हम अरेंजमेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे कि जीमैन ने क्या ऑब्जर्व किया। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लेंगे क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट है, इसको नॉर्मल जीमैन इफेक्ट इस वजह से भी बोला जाता है बिकॉज इट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग बोथ क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरीज। मतलब इसको आप बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे आप क्लासिकल उठाइए, क्वांटम उठाइए, ये एक्सप्लेन हो जाएगा। अनॉमलस को अनॉमलस एबनॉर्मल बिहेवियर इसलिए बोला जाता है कि क्लासिकल थ्योरीज फेल टू एक्सप्लेन दिस। क्लासिकल से अनॉमलस जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्वांटम थ्योरी इज कैपेबल टू एक्सप्लेन अनॉमलस जीमैन इफेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनॉमलस। तो चलिए हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। लेट अस डू द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ दिस जीमैन इफेक्ट। तो जो जीमैन भाई साहब थे, जीमैन महाशय थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाली एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो मैंने इधर ड्रॉ कर रखी है उसको यूज़ किया। अब एग्जामिनेशन में जब आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिखनी होती है, आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, मैंने बहुत बार बताया है कि आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोग सब हेडिंग्स दे के उनकी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दीजिए ताकि एग्जामिनर का हाथ ऐसे 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 चलता रहे, वो आपको चेक करता रहे, बड़ी आसानी से चेक करता रहे चीज़ों को। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमें यूज़ क्या करना होगा, हमें एक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करना होगा। क्योंकि आप लाइट के, आप स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं तो लाइट तो आनी चाहिए ना कहीं से, तो वो जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको यूज किया जाएगा। एंड अ सोर्स ऑफ लाइट हुज लाइट इज टू बी स्प्लिटेड इन मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड हियर एंड जनरली दिस सोर्स ऑफ लाइट इज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। जनरली क्या यूज़ किया, मतलब मैं कहूँ कि जो जीमैन ने यूज़ किया था सोर्स, वो क्या था, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी। जो ये वाली डंबल शेप में मैंने यहाँ पे बना रखी है, दिस वन, ये वाली क्या है, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जो जीमैन ने यूज़ की। इसके बाद उन्होंने यूज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। उसके बाद आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हम वाइंडिंग्स करके और करंट उसके साथ एक बैटरी जो है सप्लाई वो दे दें, तो जैसे ये है, ये वाले दोनों, ये क्या है, आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन है, यहाँ से मैंने वाइंडिंग की हुई है और यहाँ से बैटरी के साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है, तो इनके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, सारे के सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अराउंड दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब आर यूज्ड हियर। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया गया है। And the pole pieces of magnet have an axial hole parallel to their length so that light emitted from the source of light can be passed through it. क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो ये वाला जो एक्सिस है, along this axis हमने क्या किया, होल्स ड्रिल कर दिए इन पोल्स, इन मैग्नेट्स के अंदर, ताकि यहाँ से लाइट पास होकर यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर पर आ सके एंड वी मे बी एबल टू ऑब्जर्व दिस। इस वजह से हमने क्या किया, होल्स जो है वो वहाँ पर क्रिएट कर दिए। तो इतना कुछ आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर लिख देंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट and give to heading spectrometer। अब आपको जनरली क्या करना होता है, दो स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज करने होते हैं एंड आप यहाँ पर लिखेंगे द स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ मैं कहूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोप्स या स्पेक्ट्रोमीटर्स ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर। हमें रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी तो वो मैं कहूँ कि स्प्लिटिंग जो है उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो वी नीड टू स्पेक्ट्रोमीटर्स, वन टू ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट अलॉन्ग द लेंथ। हम इधर देखेंगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर जीमैन इफेक्ट नॉर्मल है तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर दो ही लाइंस ऑब्जर्व होती हैं और ट्रांसवर्स के अंदर तीन होती हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो स्पेक्ट्रोमीटर्स तो चाहिए। तो एक स्पेक्ट्रोमीटर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एंड अदर वन विल बी टू स्टडी दिस ट्रांसवर्स इफेक्ट। तो ये हो गई कहानी स्पेक्ट्रोमीटर की। इसके बाद आप बात करेंगे, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए, सो यू विल हैव टू यूज कैमरा। अब आप बात करेंगे कि मैं कहूँगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड परपेंडिकुलर द फील्ड कैमराज आर फिटेड टू टेक द फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद स्पेक्ट्रोमीटर्स। यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ही आप कह सकते हैं कि इनबिल्ट यहाँ पर कैमराज होते हैं जो फोटोग्राफ्स ले लेते हैं और स्पेक्ट्रा जो है वो आ जाता है। क्योंकि हमें परमानेंट रिकॉर्ड भी तो रखना है। टू कीप द परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेकन, टू कैमराज आर फिटेड, वन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड वन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो वो हमने अलाइन कर दिए, यहाँ पर लगा दिए। अनदर इज हमें पोलराइजेशन भी करनी है। आप लोग यहाँ पर चाहे हेडिंग दे दीजिए नाइकॉल प्रिज्म का, चाहे आप हेडिंग दीजिए यहाँ पर पोलराइड्स का। तो नाइकॉल प्रिज्म क्या होता है, एक पोलराइड ही होता है, एक मैं कहूँ कि क्रिस्टल है जो एक प्रिज्म की शेप में, विलियम नाइकॉल थे जिन्होंने एक क्रिस्टल की शेप में एक मैं कहूँ कि क्रिस्टल जो है उसको इस तरीके से शेप दे दी ऑर्थोरम्बिक को कट करके कनाडा बेल्जियम लेयर की हेल्प से, ताकि वो पोलराइजेशन क्रिएट कर सके, लाइट उसके अंदर पास होए और उस पास हुई हुई लाइट को वो क्या करे, जो लाइट उसमें से पास हुई उस लाइट की वो पोलराइजेशन कर दे, मतलब उस लाइट की वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर रिस्ट्रिक्ट
रिफ्लेक्ट कर दे। यू नो अबाउट द पोलराइजेशन, ऑप्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो नाइक्वाल प्रिज्म इज यूज्ड टू एनालाइज द पोलराइज्ड लाइट इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर नाइक्वाल प्रिज्म यूज किया। तो इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर जो थी वो जीमन ने ली। डायग्राम आपके सामने है, ये पोल पीसेज हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट के, यहाँ से होल की ड्रिलिंग की हुई है ताकि लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सके। यहाँ पर क्या है, मैं कहूँ कि ट्रांसवर्स इफेक्ट है स्पेक्ट्रोमीटर का, ऑब्जर्व स्पेक्ट्रोमीटर है ट्रांसवर्स इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। ये है बैटरी सिंपल सी, जो कि क्या करेगी, इनको जो सॉफ्ट आयरन के पीसेज है इनको मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन, या मैं कहूँ कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ जीमन इफेक्ट। अब हमें बात करनी है कि जो जीमन है उसकी ऑब्जर्वेशंस की। सो ऑब्जर्वेशंस ऑफ द जीमन इफेक्ट। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बाद आप लोग हेडिंग देंगे ऑब्जर्वेशंस कि जीमन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। हमें पता है साइंस का, साइंटिफिक एटीट्यूड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नथिंग बट ऑब्जर्वेशन। तो वो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या ली, उन्होंने ये कहा कि जो जीमन इफेक्ट है हमें पता है कि दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट एंड अनॉमलस जीमन इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे, या जीमन महाशय ने जो सबसे पहले बात की वो बात की उन्होंने नॉर्मल जीमन इफेक्ट की। जी मैन, जी टीवी का मैन था, जी मैन। तो देखिए नॉर्मल जीमन इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट आप लिखेंगे व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग देन नॉर्मल जीमन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू 2 और 3 कंपोनेंट्स। अब हमें देखना है कि लॉन्गिट्यूडनल के अंदर 2 होते हैं और अगर मैं बात करूं उसकी ट्रांसवर्स की तो वहां पर 3 होते हैं। तो उसकी ऑब्जर्वेशंस किस तरीके से की जीमन ने वो हमें करना है। तो आपको यहाँ पर फिर से एक सब हेडिंग देना है नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल जीमन इफेक्ट भी अब 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा रहा है, नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल जीमन इफेक्ट और I may call it the parallel view in the experiment, parallel view in the experiment, यानी कि इस स्पेक्ट्रोमीटर को अब काम में लिया जाएगा। इसकी बारी आ गई है, आप रेडी रहिए। आपसे हम लोग इस तरीके से इसको इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे। तो देखिए अब नॉर्मल जीमन इफेक्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर या पैरेलल व्यू में, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देयर इज ओनली अ सिंगल अनपोलराइज्ड लाइन विजिबल इन द स्पेक्ट्रम। जब आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है उस टाइम पे क्या होगा कि एक सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व की जाएगी और जो लाइट होगी दैट विल बी अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट तो पोलराइज हुई नहीं, क्योंकि नाइक्वाल प्रिज्म तभी काम करेगा जब हम स्विचिंग ऑन कर देंगे। जब हम इसको ऑन करेंगे इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन हो जाएगी, तभी नाइक्वाल प्रिज्म भी पिक्चर में आएगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट है जो वो विजिबल हो जाएगी। एंड व्हेन लाइट इज ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है नॉर्थ से साउथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी और इधर ही जब हम ऑब्जर्व करेंगे व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, द ईच लाइन विल बी स्प्लिटेड इनटू द 2 कंपोनेंट्स। ये ऑब्जर्व किया उन्होंने, जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उन्होंने वही ऑब्जर्व किया। वो 1 कंपोनेंट हैज हायर फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ से जो लाइट सोर्स से निकली, सपोज वो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी। जब यहाँ से मैग्नेट के अंदर से बीच में से निकल के वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पहुंची तो 2 कंपोनेंट्स ऑब्जर्व किए गए। वन वाज न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू एंड अनदर वाज न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू। तो क्या हुआ कि when magnetic field is switched on then spectral line was observed to be splitted up into 2 components and one component has higher frequency that is nu naught plus delta nu and it will lie आप लोग कह सकते हैं कि on the right hand side, जहाँ पर ओरिजिनल लाइन आनी चाहिए थी वो तो आई नहीं है ओरिजिनल, तो उसकी राइट हैंड साइड पे इसको ऑब्जर्व किया गया। एंड अनदर इज ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी हैविंग वैल्यू न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड, जो इनिशियल डायरेक्शन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, इनिशियल वाली तो आई नहीं है ओरिजिनल। मैं कहूँ कि वेयर न्यू नॉट जो है, ये जो न्यू नॉट है दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल जीमन इफेक्ट। ये है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और ये जो डेल्टा न्यू है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट है। दिस इज, आप लोग इसको जीमन शिफ्ट भी कह सकते हैं। It is shift from the original frequency या change in frequency from the original frequency की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कितनी दूर जाकर ये जो फ्रीक्वेंसीज है हमें मिली हैं। अब इंसिडेंट लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है। इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड बट एमिटेड कंपोनेंट्स आर सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज्ड होंगे। अगर एक कंपोनेंट क्लॉकवाइज है तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड चेंज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सिग्मा कंपोनेंट्स। जो जीमन थे उन्होंने उन कंपोनेंट्स को, जो स्पेक्ट्रल लाइन के कंपोनेंट्स मिले उनको 2 नामकरण किए, भाई बहने थे, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस को उन्होंने 2 नेम दिए, एक दिया सिग्मा और दूसरा दिया पाई। सिग्मा
एंड पाई, और जो चेंज कंपोनेंट्स मिले उनको वो कहते हैं कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अनचेंज कंपोनेंट्स थे उनको वो कहते हैं कि हम पाई कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल ज़ीमन इफेक्ट के अंदर ओरिजिनल कंपोनेंट तो आया ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि पाई तो ऑब्जर्व हुआ ही नहीं, तो सिग्मा ऑब्जर्व हुआ। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो थी, बिल्कुल भी नहीं अप्लाई की थी, तो हमें पता है कि एज सच मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड थी नहीं, यहाँ से जो लाइट आई उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वही ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोमीटर ने रिकॉर्ड कर ली, तो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी को वहां पर क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। एंड व्हेन बी वाज अप्लाइड, जब हमने B को अप्लाई कर दिया तब ये देखिए यहाँ पर स्पेक्ट्रा में यहाँ पर ये लाइन आनी चाहिए थी बट ये नहीं आई, तो लेकिन यहाँ पर दो लाइंस ऑब्जर्व हो गई, इसको इरेज कर दिया मैंने, ये तो आई नहीं है पिक्चर के अंदर, तो न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू एंड न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू, ये दो लाइंस ऑब्जर्व हो गई हैं, इनको सिग्मा कंपोनेंट्स का नाम दिया गया। और अगर एक कंपोनेंट जो है वो क्लॉकवाइज था तो दूसरा कंपोनेंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था, क्योंकि पोलराइजेशन इनकी हो चुकी है, सर्कुलर पोलराइजेशन इनकी हुई है। अब अगर सर्कुलर पोलराइजेशन है तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, और अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल ज़ीमन इफेक्ट में ज़ीमन भाई साहब ने क्या किया, दो कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व किया एंड दे कॉल इट नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल ज़ीमन इफेक्ट। अब हमें बात करनी है नॉर्मल ट्रांसवर्स ज़ीमन इफेक्ट की। जब आप इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे तब क्या होगा, तब तीन कंपोनेंट्स ऑब्जर्व होंगे, तो यही सारी कहानी जो है वो किस तरीके से चलेगी, चलिए अब वो देखते हैं। हमें इसको इरेज कर देना है, नॉर्मल ट्रांसवर्स ज़ीमन इफेक्ट और परपेंडिकुलर व्यू, तो आप पार्ट बी बना देंगे यहाँ पर, नॉर्मल ट्रांसवर्स ज़ीमन इफेक्ट, या मैं इसको क्या बोलूँगी, आई विल कॉल इट परपेंडिकुलर व्यू। इसके अंदर भी वही रहेगा कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड जीरो लगाएंगे, व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, B इज इक्वल टू जीरो, देन ओनली सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व्ड विद अनचेंज फ्रीक्वेंसी, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, अनपोलराइज्ड लाइन विजिबल इन द स्पेक्ट्रम हमें जो होगी वो अपीयर हो जाएगी। सो व्हेन फील्ड इज स्विच्ड ऑन, लाइन इज व्यूड परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू थ्री कंपोनेंट्स एंड इट इज कॉल्ड नॉर्मल ट्रांसवर्स ज़ीमन इफेक्ट। और जो थ्री कंपोनेंट्स ऑब्जर्व होते हैं उनके अंदर देखिए जो वन कंपोनेंट होता है, वन कंपोनेंट इन द सेम पोजीशन एज द ओरिजिनल लाइन विदाउट फील्ड, हैविंग द सेम वेवलेंथ, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड अदर टू कंपोनेंट विल लाई on either side of that original line, on left hand side and on right hand side. Left hand side वाला जो component है उसकी lower frequency होगी and the component present on right hand side will be having higher frequency. तो जब आप magnetic field apply कर देंगे, ये B जीरो है, जब B विल नॉट बी इक्वल टू जीरो तो एक ये ओरिजिनल वाला एज सच हमें मिलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट रहेगी, वन विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी एंड वन विल बी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू। मैंने पहले ही कहा था कि चेंज फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स को हम सिग्मा से डिनोट करवाएंगे और अनचेंज फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट को हम पाई कहेंगे, इसको आप पाई कह सकते हैं क्योंकि अनचेंज वाला है। So in this way, three components are observed in normal transverse Zeeman effect. The original line is unpolarized or linearly polarized to the direction of the applied magnetic field, whereas two components lying on the either side of the original line are linearly polarized at right angles to the magnetic field. जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम के अंदर शो किया कि ये वाला जो ओरिजिनल वाला है या तो ये अनपोलराइज्ड ही रहेगा, जैसे पीछे से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही थी, या ये लीनियरली पोलराइज्ड होगा उसी डायरेक्शन के अंदर जिसके अंदर इंसिडेंट लाइट आ रही थी। ये वाले दोनों लीनियरली पोलराइज्ड होंगे बट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल लाइन, इनकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो इससे परपेंडिकुलर होंगी। कहने का क्या मतलब है, ऑल द थ्री कंपोनेंट्स आर पोलराइज्ड बट सिग्मा कंपोनेंट्स आर पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द पाई कंपोनेंट। तो ये इतना कुछ आपको लिखना है नॉर्मल ट्रांसवर्स ज़ीमन इफेक्ट में या परपेंडिकुलर व्यू में जो ज़ीमन महाशय ने ऑब्जर्व किया। अभी ऑब्जर्वेशन बाकी है मेरे दोस्त और वो आ जाएगी अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट। इसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग दे देंगे अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट नंबर 2। आपको किसकी बात करनी है, अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट, ज़ीमन। तो अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट
If applied magnetic field is weak, some other effects may also take part and splitting of single spectral line takes place into number of components and more than 2, more than 3 components. Such type of effect is called anomalous Zeeman effect because here's क्योंकि वो मैं क्वांटम की बात है, क्वांटम के अकॉर्डिंग बात करूंगी कि यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन शो करता है, अपनी टांग बीच में अड़ाकर बैठ जाता है. सो जनरली anomalous Zeeman effect is observed and normal Zeeman effect मैं कहूँ कि rarely occurs क्योंकि जनरली क्या होता है स्पिन अपनी टांग अड़ाने की कोशिश बीच में करेगा ही करेगा. इस वजह से अनॉमलस ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल Zeeman इफेक्ट. एंड नॉर्मल Zeeman इफेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको नॉर्मल इस वजह से बोलते हैं बिकॉज इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम बोथ क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम थ्योरीज. बट अनॉमलस Zeeman इफेक्ट इज टर्म्ड एज अनॉमलस बिकॉज इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो ये थी कहानी ऑब्जर्वेशन की जो Zeeman ने की. अब हमें बात करनी है एक्सप्लेनेशंस की क्योंकि Zeeman ने एक्सप्लेनेशन भी दी कि नॉर्मल Zeeman इफेक्ट क्यों होता है और अनॉमलस क्यों होता है, इसकी क्लासिकल थ्योरी, इसकी क्वांटम थ्योरी. तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से नॉर्मल Zeeman इफेक्ट को, उसकी क्लासिकल थ्योरी एज वेल एज क्वांटम थ्योरी. अनॉमलस की एक्सप्लेनेशन वी विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर. तो चलिए चलते हैं इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल Zeeman इफेक्ट. तो अब हम बात करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग दे देना होगा. Observations are over now. Classical theory of normal Zeeman effect. Normal Zeeman effect. आपको इसकी क्लासिकल थ्योरी जो है उसकी बात करनी है. तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर आप कहेंगे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल Zeeman इफेक्ट वाज गिवन बाय लॉरेंट्स. लॉरेंट्स थे भाई साहब, बड़ा सारा काम इन्होंने इन डायरेक्शंस के अंदर किया. तो उन्होंने दिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ मैटर. जो क्लासिकल थ्योरी लॉरेंट्स ने दी टू एक्सप्लेन नॉर्मल Zeeman इफेक्ट, इट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ मैटर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. हमें पता है कि न्यूक्लियस सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है. एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? F is equal to mv square by r. Let us suppose this is equation number 1 where m is the mass of the electron, r is radius of the orbit of the electron and v is its velocity. अब हमें velocity की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. velocity v या मैं कहूँ कि स्पीड v क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? इफ दिस इज द न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v एंड r इज इट्स ऑर्बिट रेडियस. तो डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो? 2 पाई r. तो ये हो गया 2 पाई r अपॉन एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लगा? t, टाइम पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन. तो मैंने माना इसको इक्वेशन नंबर 2. मेरे पास वेलोसिटी v की वैल्यू क्या आ गई है? 2 पाई r बाय t. लेट अस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. तो आपको क्या करना है? पुट 2 in 1. आप पुट करवाइए. F इज इक्वल टू m. ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, एक r नीचे पड़ा हुआ है t स्क्वायर. इस r ने इस r को मार दिया तो f की वैल्यू क्या आ गई? m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर. ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये इक्वेशन नंबर 3 होगी. अब मैं कहूँ कि अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम उसको अप्लाई कर देंगे, अभी तक हमने फील्ड की बात नहीं की थी, जब हम फील्ड लगाएंगे व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन देन एन एडिशनल फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. क्योंकि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाती है, बी क्यू वी साइन थीटा होता है. अब क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लगा रखी है तो वो क्या हो जाएगा? साइन 91 हो जाएगा. तो फोर्स क्या हो जाती है? बी क्यू वी, और क्यू की जगह क्या आ जाएगा? ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो बी ई वी अमाउंट की जो फोर्स है वो एडिशनल फोर्स उस पर काम करने लग जाएगी. डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो फोर्स या तो ऐड हो जाएगी इसके अंदर या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. चलिए मैं डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाती हूँ. लेट अस इरेज दिस डायग्राम. इसकी अब हमें जरूरत नहीं है. पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं. लेट दिस f इज इक्वल टू m 4 पाई, क्योंकि हम बार बार फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे. 1 अपॉन t हमें पता है 1 अपॉन न्यू होता है, तो इसको मैं r न्यू स्क्वायर ये लिख लेती हूँ. तो इक्वेशन नंबर 3 में इस इक्वेशन को मानूंगी. तो मैं यहाँ पर एक साइड पे लिख देती हूँ पहले इस इक्वेशन को. f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r न्यू स्क्वायर. ये जो है दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. अब हम इरेज कर देते हैं इस सारे पोर्शन को.
तो इसको इरेज करने के बाद अब मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से फोर्स जो है वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट कर सकती है। तो देखिए, एक तो ये मैं कहूँ कि ऑर्बिट हो गया इलेक्ट्रॉन का। सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इसके ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इस डायरेक्शन में इसकी मैं कहूँ कि एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी इसकी v इधर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड b इसी डायरेक्शन, क्योंकि b अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग b या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैं कहूँ कि उसके मूवमेंट की डायरेक्शन में होगी या ऑपोजिट होगी। तो अब जब इस डायरेक्शन में ये काम कर रही है तो जो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो फोर्स आ जाएगी वो इन दिस डायरेक्शन इधर काम करनी शुरू कर देगी मैग्नेटिक फोर्स। और अगर मैं कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो मोशन है इसके ऑपोजिट हो जाए कि ओमेगा, मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में चला जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है लेकिन वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो इधर को आ गया है। अब वेलोसिटी इधर हो गई इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, अब फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी, जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है या तो वो देखिए, और जो सेंट्रीपिटल होती है यहाँ पर ये Fc, यहाँ पर Fc, यहाँ पर ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को उसके अंदर एडिशन कर रही है और यहाँ पर ये फोर्स क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोज करने की कोशिश कर रही है। सो मैं फिर से कहूँ, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिस फोर्स विल बी ईदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द ऑलरेडी एक्टिंग फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। तो क्या हो जाएगा अब हमारा फॉर्मूला, मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ। ये जो ऑलरेडी F हमने कैलकुलेट किया, इस F के अंदर जो BeV आएगा वो या तो ऐड हो जाएगा या वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो नेट फोर्स नाउ विल बी F प्लस माइनस क्या होना चाहिए, BeV होना चाहिए, BeV, V वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई r इंटू टी, डिस्टेंस इंटू टाइम, ये हो जाएगी 2 पाई r इंटू 2 पाई r अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड 1 अपॉन टी को मैंने क्या कहा, न्यू। तो ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगी, प्लस माइनस BE 2 पाई r न्यू। जो ये फोर्स है, ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली जो टोटल फोर्स है F प्लस माइनस BE 2 पाई r न्यू। अल्टीमेटली तो ये फोर्स टोटल मिलके या तो दोनों ऐड होके या दोनों सब्ट्रैक्ट होके हमें क्या देंगी, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है किसके इक्वल है, 4 पाई स्क्वायर mr न्यू स्क्वायर। लेकिन अब या तो स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की या कम हो जाएगी, क्योंकि या दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम करेंगी या ऑपोजिट में काम करेंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल चेंज। तो अब ये जो हो जाएगा फॉर्मूला, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर mr न्यू 1 स्क्वायर, एंड इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 अज्यूम कर लिया। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। 4 माइनस 3 आप कर दीजिए, तब 4 माइनस 3 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर mr, इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर, ये टर्म अपीयर हो जाएगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑन द राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, f ने f को निस्तेनाबूद कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस BE 2 पाई r न्यू। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। यहाँ से मैं फिर से सब्ट्रैक्शन लूंगी, दिस इज न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जो टर्म्स एक दूसरे को काट रही हैं आप उनको काट दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, BE न्यू अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई m, क्योंकि एक पाई ने यहाँ पर एक पाई को मारा था, इस 2 ने इस 4 को मार के 2 कर दिया था, इस r ने इस r को मार दिया, तो बची हुई टर्म हमारे पास BE न्यू अपॉन 2 पाई m यहाँ पर आ गई है। नाउ लेट अस सपोज कि जो न्यू 1 है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू न्यू है, जो चेंज आया हमने माना कि वो चेंज बहुत ज़्यादा नहीं आया, तो इसलिए ये जो सम, क्योंकि ये जो टर्म है इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू BE न्यू अपॉन 2 पाई m, ये बन गया हमारे पास। अब मैं कह रही हूँ कि जो न्यू 1 प्लस न्यू है यहाँ पर मैं इसको 2 न्यू कर देती हूँ, बिकॉज जो डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए इसको मैं d न्यू लिख दूंगी और इसको मैं 2 न्यू कर दूंगी। मैंने माना कि न्यू 1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू न्यू, तो यहाँ पर इसको 0 तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज कर लेंगे और हम इसको क्या लिखेंगे, d न्यू इंटू 2 न्यू इज इक्वल टू BE न्यू अपॉन 2 पाई m। तो न्यू ने फिर से न्यू को मारा, यहाँ से d न्यू किसके इक्वल आया, BE अपॉन 4 पाई m। दिस इज बेसिकली चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये किसके इक्वल आ गया, BE अपॉन, रादर मुझे कहना चाहिए कि इट इज BE अपॉन 4 पाई m, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई है।
तो अब देखिए क्या है कि इसको हम क्या बोलेंगे, जीमन इफेक्ट हम इस टर्म को कह देंगे। अब अगर आपको इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लेके जाना है तो आप c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा जो है वो यहाँ पर पुट करवा दीजिए। जब आप c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा यहाँ पर पुट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा अपीयर हो जाएगी। तो देखिए c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इस एक्सप्रेशन को लेट मी ट्राई टू मॉडिफाई दिस एक्सप्रेशन। तो मैंने माना c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये मैंने ले लिया। तो यहाँ से क्योंकि मुझे डी न्यू चाहिए, न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको, डी न्यू इज इक्वल टू माइनस c अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। डी न्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, और मैं कहूँ कि न्यू की वैल्यू भी है, इस डी न्यू की वैल्यू को आप यहाँ पर ऊपर पुट कर दीजिए। सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 चल रही थी। सो पुट दिस डी न्यू इन 5 में मैंने जब पुट करवाया तो माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू बी ई अपॉन 4 पाई एम, इसके इक्वल आ गया। क्योंकि देखिए प्लस माइनस चल रहा था हमारी एक्सप्रेशन में, जो फोर्स की एक्सप्रेशन थी मैं बीच में उसको छोड़ गई, तो वो प्लस माइनस आप कंटिन्यूटी में चलाते रहिए। तो यहाँ पर भी वो प्लस माइनस इसके साथ चलता रहेगा इस टर्म के साथ। तो वो प्लस माइनस यहाँ पर भी रहेगा जब हम इसको पुट करवाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आप लोग क्या लिख लेंगे, यू विल राइट द वैल्यू ऑफ डी लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय सी, और इसके साथ जो टर्म आ जाएगी वो हो जाएगी बी ई अपॉन 4 पाई एम। ये प्लस माइनस ऑलरेडी है ही, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस चेंज इन वेवलेंथ और चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड जीमन शिफ्ट। तो जीमन महाशय ने क्या किया, जीमन शिफ्ट जो है वो कैलकुलेट करके हमें दे दिया। सो बी ई प्लस माइनस बी ई अपॉन 4 पाई एम। तो हमने क्या कहा कि जो लॉन्गिट्यूडनल जीमन इफेक्ट था उसके अंदर क्या था, हमें जो फ्रीक्वेंसी मिली, जो हमने कहा न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू मिला और न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। ये जो डेल्टा न्यू है, ये डेल्टा न्यू क्या है, प्लस माइनस बी ई अपॉन 4 पाई एम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ गई है। तो आप इनको वैसे ही नंबरिंग वगैरह जो है इन इक्वेशंस की कर दीजिए। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6, मैं इसको कह देती हूँ क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है। तो अब देखिए इसके बाद आपको देनी है एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 और 3 लाइंस अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या कहा क्लासिकल थ्योरी ने, यही जो बात मैंने सारी डिराइव की है, इसी को अब हमें वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा आपको क्या लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, लाइट इज एमिटेड फ्रॉम अ ग्लोइंग गैस ड्यू टू वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच इज सिंपल हार्मोनिक टाइप। क्योंकि गैस डिस्चार्ज ट्यूब में से जो लाइट बाहर आ रही है वो वाइब्रेटरी मोशन की वजह से बाहर आ रही है, और मैं कहूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी वजह से बाहर आ रही है। लीनियर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। जो उसकी इलेक्ट्रॉन की मोशन है, लीनियर मोशन, उसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, वन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड अनदर टू द परपेंडिकुलर ऑफ द फील्ड। एंड लीनियर मोशन पैरेलल टू द फील्ड विल सेंड आउट अनडिस्टर्ब्ड प्लेन पोलराइज्ड वाइब्रेशंस ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू। कहता है जब हम इस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। इधर वाला जो है क्योंकि मोशन के पैरेलल है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर पैरेलल है, इस वजह से वो कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं करेगी। तो हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो मिलनी चाहिए ओरिजिनल। एंड 2 सर्कुलर मोशंस परपेंडिकुलर टू द फील्ड विल सेंड आउट 2 प्लेन पोलराइज्ड वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू एंड न्यू नॉट माइनस डेल्टा ट्यू। डेल्टा ट्यू नहीं, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। Hence, when examined with the spectrometer, 3 plane polarized components are observed, the central in the undisturbed position and other 2 plane polarized but in a perpendicular plane. जो बाकी 2 हैं वो पोलराइज होने के बाद मिले हैं, परपेंडिकुलर वाले पोलराइज होने के बाद मिले हैं, और वो अलग अलग डायरेक्शंस में पोलराइज होंगे। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन दी गई 3 लाइंस के लिए जीमन महाशय द्वारा। उन्होंने कहा जो पहली लाइन है, या मैं कहूँ कि वो लाइन इस वजह से आई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल व्यू के साथ, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा। तो पैरेलल वाले की डायरेक्शन में उसने कोई छेड़खानी नहीं की, परपेंडिकुलर वाले की डायरेक्शन में चेंजेस आ गए, और वहां पर 2 तरीके के चेंजेस आए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से हमें 2 कंपोनेंट्स मिले, एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट का और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट का। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्रीक्वेंसी घट गई बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल फोर्स। क्योंकि ये एडिशनल फोर्स क्या है, कहीं पर तो सेंट्रीपिटल की टुवर्ड्स जा रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, और कहीं पर उसको अपोज कर रही है। तो इन दिस वे 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और दूसरा विद डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। एंड वी विल गेट द जीमन शिफ्ट डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई अपॉन 4 पाई एम। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस achieved by Zeeman.
When light is viewed parallel to the direction of the magnetic field too circularly but in opposite, तब circular polarization हो जाती है, but in opposite sense polarized lines are observed with the frequency given by this equation. अगेन चेंजेस, चाहे आप नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, चाहे आप नॉर्मल ट्रांसवर्स की बात करें, जो चेंज आएगा वो हमेशा BE/4πm का ही चेंज रहेगा. एंड द वाइब्रेशंस पैरेलल टू द फील्ड डू नॉट सेंड एनी एनर्जी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड जब इधर ही जा रही है और पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है तो फील्ड उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी. सेम डायरेक्शन के अंदर BQ भी साइन थीटा, साइन जीरो, फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इस वजह से वो अनडिस्टर्ब, कि जो ऑलरेडी फोर्स उस पर काम कर रही थी वो वही करेगी, तो इस वजह से ओरिजिनल कंपोनेंट वहां पर ऑब्जर्व नहीं होता. तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वांटम थ्योरी की. इसके बाद जो आपको हेडिंग दे देना है यहाँ पर, ये क्लासिकल थ्योरी थी, यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ ज़ीमैन इफेक्ट. तो क्वांटम थ्योरी के अंदर आपको क्या लिखना होगा, आप लोग नोट कीजिए. व्हेन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड वी कंसीडर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली. मैंने पहले ही कहा कि जब फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को निग्लेक्ट किया जा सकता है, और हमें पता है जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, अरे ये लिजर्ड कहाँ से निकल कर आई, तो ये होता है म्यू एल, इट इज इक्वल टू -E/2mL. हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको डिराइव किया इस एक्सप्रेशन को. सो म्यू एल इज इक्वल टू -E/2m इंटू एल. ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. तो अगला चलने से पहले मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ. तो अब हम लोगों के पास बचा है क्वांटम कॉन्सेप्ट. ये सब कुछ इरेज कर देती हूँ. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एल, इट इज -E/2mL वैक्टर. हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको डिराइव किया है एटम विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लेक्चर्स के अंदर. इसके बाद आपको कहना है लेट द एटम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर. हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगा दिया बी वेक्टर, एंड द एटम इंटरैक्ट्स विद दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखेंगे, एटम के अंदर प्रोटॉन्स मोशन में है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगी, मीन्स उसके ऊपर वर्क करेगी तो वो वर्क उसके अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा. इसका मतलब जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी गेन करेगा. सो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन और atom in the magnetic field it is given by delta E. मैं आपको +2 याद करवाऊंगी. U आप लोग कैलकुलेट किया करते थे m.b मैग्नेटिक मोमेंट डॉट बी वेक्टर. यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एल डॉट बी वेक्टर, ये होता है. और यहाँ पर आता है नेगेटिव साइन विच शोज द सिस्टम इज बाउंड. इक्वेशन नंबर्स देते जाइए. आई हैव फॉरगॉट कि मैंने कितना नंबर दिया था, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1 अगेन. क्वांटम थ्योरी में ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2. लेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस. मैंने मान लिया कि जो मेरी फील्ड है वो कहाँ पर काम कर रही है, जेड एक्सिस के अलोंग. पहले तो आप यहाँ पर ये म्यू एल की वैल्यू पुट करवाइए. सो पुट 2 in 1. उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की. डेल्टा E इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट हो गया, E/2m. हमारे पास क्या आया, L.B. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब क्या कीजिए, इसके बाद आप मानिए लेट द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस. इसका मतलब जो B है वो मैंने क्या माना, B K कैप मान लिया, जेड एक्सिस के अलोंग ये काम कर रही है. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ पुट दिस इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन नंबर 3. तो आप क्या कीजिए, पुट 4 in 3. मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये डेल्टा E जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, E/2m L. B की वैल्यू B K कैप. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, EB/2m इंटू B हमने आगे ले लिया L K कैप. EB/2m L K कैप. L K कैप क्या हो जाएगा, Z कंपोनेंट हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L का. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको. सो डेल्टा E ये किसके इक्वल आ गया, EB/2m LZ. यहाँ आप लिख देंगे बिकॉज L वेक्टर K कैप क्या हो जाएगा, LZ के इक्वल. एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5. तो इसके बाद ये हो गया हमारे पास Z कंपोनेंट. अब आप क्या करेंगे कि Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल, मैं कहूँ कि एंगुलर मोमेंटम हमें पता है किसके इक्वल होता है. वी नो दैट दिस LZ इज इक्वल टू ml अपॉन h कट. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6. एंड दिस ml हमें पता है किसके इक्वल हो जाता है. आप लोग नंबरिंग करते जाइए, हमें इस इक्वेशन की फिर से जरूरत पड़ सकती है. इसको आप 6 मानिए और इसको आप 7 मानिए. LZ इज इक्वल टू ml इंटू h कट. ये Z कंपोनेंट होता है. ml जो है वो आपको पता है कि मैं कहूँ कि मैग्नेटिक नंबर है, आपको पता है 2l+1 वैल्यूज ये लेता है. और ये वाली वैल्यू LZ की आप ऊपर इक्वेशन में पुट करवा दीजिए. पुट दिस इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 5. सो पुट
7/5। तो अब हमारे पास डेल्टा ई यहाँ से किसके इक्वल आ गया, EB/2m ml h कट इसके इक्वल आ गया। तो ये वैल्यू जो है ये क्या बन गई, इसको मैं थोड़ा और रीअरेंज करके लिख दूं, दिस इज EB/2m, जो वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज लेती है उसको हम साइड पे रख देंगे, इनटू ml। दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 8 and this equation shows that energy acquired by atom in the magnetic field depends on the magnetic quantum number ml। ml हमें पता है magnetic quantum number है और कितनी वैल्यूज लेता है, since ml can take 2l+1 values, so each energy level, क्योंकि जितना इसकी वैल्यूज होंगी उतनी डेल्टा ई की वैल्यू होंगी, so ये जो ml है ये 2l+1 वैल्यूज लेता है। That is why each energy level will be splitted into 2l+1 sub levels under the action of magnetic field। तो ये तो काम हो गया एनर्जी को कैलकुलेट करने का। इसके बाद मैं एक सब पार्ट यहाँ पर बनाऊंगी कि मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें जीमन शिफ्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। सो इसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिए, डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया, एक सब हेडिंग यहाँ पर दीजिए कैलकुलेशन ऑफ या इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इससे पहले आप चेंज इन एनर्जी का हेडिंग दे देना। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ magnetic field on the frequency of radiation emitted, frequency of emitted radiation, इसके ऊपर क्या इफेक्ट है ये अब हमें कैलकुलेट करना है। इस एक्सप्रेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा ई की, इक्वेशन नंबर 8 मैं इसको यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू EB/2m ml, ये इक्वेशन नंबर 8 थी ताकि मैं नंबरिंग भी ना भूल जाऊं। तो अब हम यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा। तो लेट एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम सिंग, अब हम कहें कि एक लेवल, 2 लेवल्स कंसीडर करने पड़ेंगे जिसके अंदर ट्रांजिशन हो रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, आई एम गोइंग टू कंसीडर 2 एनर्जी लेवल्स, 2 मैंने लेवल्स कंसीडर किए। एक लेवल मैंने माना 1p1 और दूसरा लेवल मैंने माना 1s0। सबसे सिंपलेस्ट लेवल्स हमने कंसीडर कर लिए। ये वाला जो है l इज इक्वल टू 0 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला l इज इक्वल टू 1 को, क्योंकि ये ट्रांजिशन 0 से 1 अगर मैं ले रही हूँ तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स ही है, क्योंकि डेल्टा l क्या होना चाहिए, +-1 या 0। तो मैंने माना यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगी तो एक फोटोन जो है वो एमिट होकर आएगा। तो यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है तो इस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी h0। इसके लिए मुझे पता है l की वैल्यू 1 है इस लेवल के लिए, और इस लेवल के लिए l की वैल्यू 0 है। और ये सब कहानी तब है जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई हुई, when there is no magnetic field acting on the system। So let us suppose that an atom makes a transition from 1p1 level to 1s0 level, और मैंने मान लिया कि इन लेवल्स की जो एनर्जीज है वो EI0 एंड EF0 है। तो देखिए जो ये हेडिंग आप लोग दे चुके हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये एनर्जी जो है एमिटेड फोटोन की, ये किसके इक्वल हो जाएगी, EF0 माइनस EI0। इस लेवल की एनर्जी को मैंने EF0 माना, इसको मैंने EI0 माना, तो यहाँ से यहाँ जो फोटोन एमिट होगा वो इन दोनों की एनर्जी के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। सो सपोज EI0 एंड EF0 बी द एनर्जीज ऑफ दीज स्टेट्स इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इज μ0 एंड इट्स एनर्जी इज गिवन बाय h0 is equal to EF0 minus EFI0, and let us suppose this is equation number 9। ये मैंने 9 मान लिया। अब in the absence of magnetic field state 1s0 is a singlet state, singlet है, बट 1p1 जो है इट इज कोइंसिडेंट ऑफ 3 लेवल्स। हमें दिख तो सिंगल रही है बट चाहे फील्ड काम कर रही है चाहे नहीं, इसके अंदर 3 डिजेनरेट लेवल्स प्रेजेंट है, क्योंकि ml की वैल्यू कितनी है 2l+1 होती है और l की वैल्यू 1 है, 2+1 3। इसका मतलब ये जो लेवल है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कोइंसिडेंट लेवल्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। ये सिंगलेट था, इस वजह से ये क्या रहेगा, ये सिंगल ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, इस लेवल के अंदर देयर विल बी नो चेंज, 1s0। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है b इज नॉट 0। तो अब ये जो लेवल होगा 1p लेवल, 1p1 लेवल, इट विल एक्वायर एनर्जी एंड इट विल स्प्लिट अप इनटू 3 लेवल्स, और उन लेवल्स के वो लेवल्स क्या होंगे 2l+1, 2l+1, l की वैल्यू 1 है तो 2+1 3 लेवल्स, यानी कि ml की 3 वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं 1 के करस्पॉन्डिंग, +1 0 -1। तो ये लेवल 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक ओरिजिनल वाले के करस्पॉन्डिंग, एक नीचे और एक ऊपर। यहाँ पर मैं ml की वैल्यूज लिखूंगी +1 0 -1, तो ये लेवल 3 लेवल्स में स्प्लिट हो गया। अब आपको पता है इन 3 लेवल से देखिए ये इसके करस्पॉन्डिंग है, यहाँ से यहाँ जब वेवलेंथ एमिट होगी तो ये μ0 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी μ0 ही होनी चाहिए, मैं कहूँ एनर्जी h μ0 होनी चाहिए। ये वाला नीचे आ गया है
यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, तो एच न्यू नॉट माइनस जो हमने डेल्टा न्यू कैलकुलेट किया वो आना चाहिए, और यहाँ पर एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि गैप बढ़ गया है। सो एच न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू, क्योंकि जितना गैप यहाँ पर है इतना ही गैप यहाँ पर है, इस वजह से इधर माइनस डेल्टा न्यू और प्लस डेल्टा न्यू, तो 3 कंपोनेंट्स हमें मिल जाएंगे। और ये डेल्टा न्यू अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए अब मैंने कहा कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, दिस ट्रिपलेट सेट इज स्प्लिटेड अप इनटू 3 कंपोनेंट्स having values ml is equal to +1, 0 and -1. These sub levels have different energies and depending on the values of magnetic quantum number ml. तो मैंने मान लिया कि अब स्प्लिटिंग के बाद जो इनकी एनर्जीज हैं वो हमने क्या मानी है, EI एंड EF। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद when B is applied, जब B अप्लाई कर दिया हमने, then energies of these levels are EF and EI, इसके इक्वली एनर्जीज हो गई हैं। थोड़ा खुला खुला करके लिख लेते हैं, EF एंड EI ये एनर्जीज की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इन एनर्जी की वैल्यूज को फाइंड आउट करके नेट फ्रीक्वेंसी जो रिलीज हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगा चुके हैं तो इनकी एनर्जीज में चेंज आएगा, उतना चेंज डेल्टा E आएगा। सो ये जो EI होगा, दिस EI विल बेसिकली बी इक्वल टू EI नॉट प्लस डेल्टा ई, क्योंकि उसकी एनर्जी में चेंज आ गया। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 10। इसी तरीके से जो EF होगा वो क्या होगा, EF नॉट प्लस डेल्टा ई, एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 8 में से डेल्टा ई की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 8 को यहाँ पर यूज कीजिए, तो EI किसके इक्वल हो जाएगा, EI नॉट प्लस डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, EB एच कट अपॉन 2m ml। ml ith है ये लेवल, इनिशियल लेवल, तो इसके लिए मैंने Li कर लिया। नीचे वाला I है, ऊपर वाला लेवल क्या है, F है। अब आपको अगली वैल्यू लेनी है EF की, तो यहाँ पर भी पुट कीजिए, EF इज इक्वल टू, ये डेल्टा ई की वैल्यू पुट करवाइए, EF नॉट प्लस EB एच कट अपॉन 2m ml F। ये 2 इक्वेशंस मुझे मिल गई हैं। लेट अस सपोज दीज इक्वेशंस आर इक्वेशन नंबर 12 एंड इक्वेशन नंबर 13। अब क्या करना है, क्योंकि हमें EF माइनस EI करना है, तो सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 12 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13। आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये इक्वेशन को आपको याद रखना है। अब मैं इसको, क्योंकि इसको मैंने यूज़ कर लिया, इरेज कर देती हूँ। इस इक्वेशन 9 को यहाँ पर लिख देती हूँ, एच न्यू नोट इज इक्वल टू EF नॉट माइनस EI नॉट। ये इक्वेशन नंबर 9 है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम 13। सो EF माइनस EI किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, EF नॉट माइनस EI नॉट। इन टर्म्स को पहले हमने सेपरेट करके लिख लिया और बाकी दोनों टर्म्स को हमने फिर से सेपरेट कर लिया। उनके अंदर से EB एच कट अपॉन 2m ये कॉमन निकल जाएगा, प्लस EB एच कट अपॉन 2m कॉमन निकला। अंदर हमारे पास क्या रहा, ml F माइनस ml I। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 9 उसको यूज कीजिए यहाँ पर। सो मैं इधर थोड़ा सा करके लिख देती हूँ। सो EF माइनस EI इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस EB एच क्रॉस अपॉन 2m ml F माइनस ml I। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये जो चेंज इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको मैं डेल्टा ml लिख लेती हूँ। तो मान लीजिए इसको हमने क्या लिखा, डेल्टा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड लेट ml F माइनस ml I इज इक्वल टू डेल्टा ml। तो पुट करवाइए, EF माइनस EI एच न्यू नॉट प्लस EB एच क्रॉस अपॉन 2m डेल्टा ml। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गई है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 14। अब देखिए क्या है कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन डिसाइड करेगी कि अब हमें किस तरफ चलना है, अब हमें क्या करना है। ये चेंज, इसको आप इक्वेशन नंबर 14 मानिए। मैं फिर से कहती हूँ कि ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी इक्वेशन की कहीं पे भी। ये इक्वेशन नंबर 15 आ गई है। अब इस इक्वेशन के साथ हमें खेलना है। अब मैं मान लीजिए लेट न्यू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या मैं क्या लिख सकती हूँ, एच न्यू EF माइनस एच EI ही तो है। ये एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस EB अपॉन एच क्रॉस अपॉन 2m डेल्टा
ml। अब H अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, तो कर दीजिए ना, इसमें सोचने की क्या बात है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 16, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस ई बी। इसको जब आप H/2 लिखेंगे तो H से H कैंसिल हो जाएगा और वो 2 पाई नीचे बन जाएगा 4 पाई m। कुछ याद आ रहा है इसको देख के आपको? सो ई बी अपॉन 4 पाई m, और इसी के साथ यहाँ पर क्या है, डेल्टा ml। दिस इज इक्वेशन नंबर 17 एंड दिस इक्वेशन मैं कहूँ कि गिव्स अस, ये जो इक्वेशन है, equation number 16 gives us the energy of the emitted for radiation, and equation number 17 this gives us the frequency of emitted radiation। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन रूल्स लगाने और कहानी को आगे बढ़ाना है, दैट्स इट। तो ये इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, मैं इसको इरेज नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वी विल अप्लाई द सिलेक्शन रूल्स, और सिलेक्शन रूल्स क्या कहते हैं कि डेल्टा एल क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। उसी तरीके से सो यूजिंग सिलेक्शन रूल्स डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 और +-1 कोई भी हो सकता है, तो हमें 1 1 1 करके इनको कंसीडर करना है। लेट अस फर्स्ट कंसीडर डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ पर डेल्टा एम एल 0 पुट करूंगी इक्वेशन 17 में, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, ये टर्म 0 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 18, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, यानी कि एमिटेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये वाली सेंट्रल लाइन, ये वाली हमारे पास जो मैं कहूँ कि पाई कंपोनेंट जिसको बोला गया था जी मैन द्वारा, तो वो हमें मिल गया। इसके बाद मैं कहूँ कि डेल्टा एम एल की वैल्यू आप +1 पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 17 में, पुट डेल्टा एम एल इज इक्वल टू +1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस ई बी अपॉन 4 पाई एम। फिर आप पुट कीजिए डेल्टा एम एल इज इक्वल टू -1, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस ई बी अपॉन 4 पाई एम। तो याद आ रहा है आपको ये फैक्टर, इसको मैं क्या कहूँगी, डेल्टा न्यू, तो न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू, न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। तो यहाँ पर इसके साथ एच बी होना चाहिए था, एच बी, तो ये एच डेल्टा न्यू, यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हो गई, फ्रीक्वेंसी वाली न्यू नॉट प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा न्यू है, और ये न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू है। तो ये कंपोनेंट्स जो है वो एक्सप्लेन हो गए हैं। सो यूजिंग इक्वेशंस 18 था ये, this is 19 and this is 20. It is clear from equation 18, 19 and 20 that in emitted radiation there can be 3 components, one with of original frequency, one of lower frequency and one of higher frequency. So if you will compare these two equations, you will see that these lines are splitted, these lines are separated from the central line at same separation EB by 4 pi m on the either side of the original frequency, and let this frequency difference is delta nu, and this delta nu is equal to EB upon 4 pi m is called Zeeman shift, इक्वेशन नंबर 21, एंड दैट्स इट जहाँ पर हम पहुँचना चाहते थे। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि जीमैन ने प्रूव कर दिया कि जो लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, और मैं कहूँ कि सेम सेपरेशन को लेकर ही वो दूर दूर चली जाती हैं सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से। तो इसके बाद क्या है, देयरफॉर द लाइंस करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू 1p1 एंड 1s0 बिकम्स मैं कहूँ कि जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है, इट विल बिकम कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्लोजली स्पेस्ड लाइंस in the absence of magnetic field, but in the presence of magnetic field those 3 lines are splitted। वो हाई रेजोल्यूशन की स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ देखेंगे तो तीनों में स्प्लिटेड नजर आएंगी। सो द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 3 कंपोनेंट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नथिंग बट नॉर्मल Zeeman इफेक्ट। सिंस नॉर्मल Zeeman इफेक्ट अकर्स फॉर 0 स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमें पता है इट इज ऑलवेज 0 फॉर द सिंगलेट स्टेट्स, दैट इज व्हाई नॉर्मल Zeeman इफेक्ट अकर्स फॉर मैं कहूँ कि द ट्रांजिशंस प्रोड्यूस्ड बाय सिंगलेट स्टेट्स। ये देखिए ये जो स्टेट थी ये वाली जो है L इज इक्वल टू 0 है और मल्टीप्लिसिटी 1 है, ये L इज इक्वल टू 1 है, मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो सिंगलेट स्टेट्स ने क्या दिया हमें, नॉर्मल Zeeman इफेक्ट किया। अनॉर्मल Zeeman इफेक्ट देगा ट्रिपलेट स्टेट्स के अंदर, सोडियम एटम वहाँ पर कंसीडर करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा बिकॉज वो बेचारा सिर्फ क्वांटम थ्योरी से ही एक्सप्लेन हो सकता है, क्लासिकल वहाँ पर काम नहीं करेगी। सो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग मुलाकात करेंगे अनॉर्मल Zeeman इफेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।